रे, मेरी बात सुनो। रे, दरवाज़ा खोलो। रे, मुझे चैलेंज मत करो, मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊँगा। रमशा की बर्दाश्त खत्म हो कि उससे दरवाज़ा खोला और सिकंदर गुस्से से अंदर दाखिल हुआ, लेकिन रमशा के गुस्से से काफ़ी कम था। रमशा ने तैश के आलम में उसे धुतका दिया और चिल्लाई, इससे ज़्यादा बुरी तरह तुम मुझसे क्या पेश आओगे? तुमने ठान लिया कि तुम गुंडे हो और अपनी गुंडागर्दी दिखाते रहोगे। उससे अपने आंसू साफ करते हुए हंसी से कहा। सिकंदर ने जेर लब कुछ कहा और अपने बालों में हाथ फेरा। देखो, मुझे बताने दोगे? कुछ नहीं, सुना? मुझे मुझे अब कोई किसी पीठी बात नहीं सुननी। एक मर्द कभी किसी और से प्यार कर ही नहीं सकता, और खासकर एक गैंगस्टर तो कभी नहीं। सिकंदर एकदम ठहर गया। रमशा अपने आंसुओं को साफ कर रही थी, मगर उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो तुम्हारी जो कोई भी है, मुझे नहीं सुनना। रमशा ने गुस्से से आकर उससे करीब आकर कहा। फिर अचानक उससे क्या हुआ कि वो सिकंदर को मारना शुरू हो गई। एक तो सबको खत्म करते हो, फिर जेल में जाते हो, उसके बाद आई हेट यू सिकंदर, आई हेट यू। वो रो रही थी, साथ में उसे मारे जा रही थी। जैसे सिकंदर की हालत रमशा के करीब किसी और मर्द को देखकर अजीब हो जाती थी, वैसे रमशा का हाल था। तुमने क्यों उसको हाथ लगाया? क्यों? सिकंदर ने पहले तो उसे नहीं रोका, मगर अब उसे रोकना पड़ा। मुंह बंद करो अपना, स्टॉप इट। रे, लेकिन उसकी गिरफ्त में दीवानगी की तरह मचल रही थी। कहाँ है तुम्हारी गन? मैं अब तुम्हें ख़त्म करूँगी। तुमने उससे अपने घर में भी जगह दे दी। इतने उस प्यार से बात की तुमने। तुम तो कहते थे कि मेरे अलावा तुम्हारे लिए सब औरतें माँ और बहनें हैं, लेकिन तुम। सिकंदर का दिल किया अभी उसको घुमाकर एक हाथ लगा दे ताकि उसकी अकल ठिकाने आए, मगर वही बात उससे एक फूलों की छड़ी तक नहीं मार सकता था। स्टॉप फाइटिंग विद मी रमशा। मामा, अभी एकदम बख्तावर की आवाज़ से उन दोनों को रुकना पड़ा। बस बख्तावर, कितने आंसू बहाओगी? एक दो न्यूज़ चैनल वालों का मैं बंदोबस्त करता हूँ। मेरी बच्ची का दिमाग घुमा कर रखा है। एक दिन जाता हूँ तो पता है ना, वापस आ जाता हूँ तो फिर ये जान सूली भी क्यों लटकाई हुई थी? बस बहुत हो गया, अब आप इस मुल्क में नहीं रहेंगे। अभी टिकट करवाएं और आपी को लेकर यहाँ से चले जाएं। मामा, मैं मस्जिद आपको और आपी को टॉर्चर होता हुआ नहीं देख सकती। आपी की हालत देखिए, और ये आप दोनों लड़ क्यों रहे थे मेरे आने से पहले? एकदम वो सिकंदर से अलग होते हुए अपने आंसू साफ करते हुए भराई हुई आवाज़ में रमशा और सिकंदर को देखकर बोली। रमशा ने अपनी नसें चुरा ली, जबकि सिकंदर हंस पड़ा। रो रही थी पागलों की तरह, सोई नहीं थी सोई से। मारा भी मुझे होप कि मैं जेल क्यों गया। एकदम बख्तावर के माथे पे बल आ गए। अरे आपी, आपने मामा को क्यों मारा? पहले उनकी हालत इतनी अजीब है, ऊपर से मारकर सारी कसर निकाल दी। उल्टा आपको तो उन्हें प्यार से तसल्ली देनी थी, आपने मुझे मायूस किया। रमशा को अजीब सी शर्मिंदगी हुई। उससे कनखियों से सिकंदर को देखा, जिससे वो शिकवा नजरों से देखते हुए कहा। हाँ, बहुत मायूस किया तुमने रे। अब आप तो ना कहें, वो अपसेट थी। आप पंगा क्यों लेते हैं लोगों से? किसी ने निकाली है आपसे दुश्मनी सही वाली? किसी ने तो नहीं, मगर अपनों ने सही दुश्मनी जरूर निकाली है। उफ मामा, जेल से जब भी आप वापस आते हैं, आपको पता नहीं क्या हो जाता है। आपने खाना खाया? पाखरा माई से कहती हूँ। आप इनको कपड़े दे दे, तब तक आप फ्रेश हो जाए। अब लड़ाई ना हो, ठीक है? तुम मेरी भांजी कम माँ ज्यादा हो। सुन रही हो ना अपनी सास की बात? उससे सोच में गुम रमशा को कहा, जिससे होले से मुस्कुराकर होले से कहा। बख्तावर, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैं बहुत अकेली हो गई हूँ, अब मत जाना। आए आपी। भक्त ने उठकर कहते हुए रमशा को अपने साथ लगाया। रमशा ने आंखें जोर से बंद की, जहाँ फिर से रुके हुए आंसू बहने लगे। सिकंदर को ये समंदर की बहती लहरें डूबने पे मजबूर कर रही थी। वो इतनी परेशान क्यों है? वो अपने जज्बात क्यों रोक रही है? क्या वजह है? ऐसी तो नहीं थी। अब आप लोगों का जल्द बंदोबस्त करती हूँ। जितना जल्दी हो सके आप दोनों को बाहर भेजना है, वरना इस मुल्क में तो आप दोनों को निकल लेना है। बस मेरी प्यारी आपी, अब आप रोएंगी नहीं। मामा वापस आ गए ना, तो स्माइल। उससे रमशा की गाल होले से खींची। रमशा बामुश्किल हंस सकी। सिकंदर बिना कुछ कहे उन दोनों को छोड़कर अपने कमरे की तरफ चल दिया। सिकंदर बिना कुछ कहे उन दोनों को छोड़कर अपने कमरे की तरफ चल दिया। प्लीज़ मत जाओ भक्त, अभी तो आई थी। ये गलत बात है। अब तो घर बिल्कुल सेफ है।
मत जाओ। सिकंदर उन दोनों के साथ ही था अभी, मगर जब उसकी कॉल आई तो उसे उठना पड़ा और उसकी थोड़ी देर बाद हाथ से खा गया ये इतला देने कि बख्तावर को उससे वापस हनान के घर छोड़ना है। रमशा की मौजूदगी में वो काफ़ी फासिल में मुअद्दब अंदाज से खड़ा बख्श से मुखातिब हुआ। उसके चेहरे पे मौजूद अजीब सी शर्मिंदगी रमशा हमेशा महसूस करती थी। बेचारे ने भाग की मोहब्बत में कितना कुछ सहा। बख्तावर का मुंह उतर गया और उसी वक्त रमशा ने उसका हाथ पकड़कर उसे ना जाने का कहा। मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहती अभी, मगर हानी मामा और मामा से वादा किया है। दूसरा पेपर से इतनी करीब आ चुके हैं, आप दोनों को देखकर मैं वैसे ही परेशान होंगी। एक तो आप दोनों लड़ते बहुत हैं, मैं आप दोनों को संभालने के चक्करों में अपने एग्जाम खराब कर दूंगी। रमशा होली से मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में उदासी के रंग थे जिससे वक्त फिलहाल आशना ना थी। ये क्या बात हुई, अब हम डिस्टरबेंस लगने लगे, या ये कहो वहाँ पे दिल लग गया है सबके साथ। एकदम बख्तावर के चेहरे पे खुदात का चेहरा ले रहा हो तो उससे अजीब सी झुरझुरी आई। ओह गॉड, वो आप ही के सामने बिल्कुल भी ब्लश न कर रही हो। कहाँ आप ही, हानी मामा घर पे नहीं होते, दुरायना आप ही हैं तो बहुत अच्छी, मगर पता नहीं क्यों वो इतनी रिजर्व सी रहती हैं। मतलब कि बातें करती हैं मगर वो फन नहीं है जो आपके साथ मुझे फील होता है। और जेसन मवावा, शिट बख्तावर, कुछ भी बोलोगी मत भूलो वो आप ही के मामू हैं। रमशा ने एकदम नासमझी से देखा। जेसन मोआ उन दोनों की बातों की वजह से हासिल चला गया था, वरना कोई बेद नहीं थी कि भाव का किसी बात पे मुक्का तान दे कि बिला वजह रमशा के सामने खड़े क्यों हो। बख्तावर उसकी बात पर गड़बड़ा गई। वो दरअसल में दुरायना आपी को अच्छा लगता है। 2 दिन पहले हमने एक्वामैन मूवी देखी थी तो वो ना असल में 2 दिन में उसी का जिक्र कर रही थी। मुझे बस ठीक लगा, लेकिन वो काफ़ी इम्प्रेस दिखाई दे रही थी तो वो बस ऐसे ही उसका नाम मुंह से निकल गया। वो 1 मिनट में इतनी कंफ्यूज दिखाई दे रही थी कि रमशा भी उसके अंदाज में हल्का सा उलझ गई। ओह, ये वही है ना जो गेम ऑफ थ्रोन्स में ड्रैगो बना था, मगर दुरायना को तो वो जहर लगता है। अब इतना अच्छा कैसे लगने लगा। उफ, आप ही और मेरे में इतना कम उम्र का फ़र्क क्यों है। मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देखी, आप ही तस्वीरें देखी थी, काफ़ी ड्रोना दिखाई देता था मगर अब वो काफ़ी हैंडसम लग रहा था। दूसरा सुपर हीरो है ना। मैंने फिल्म नहीं देखी, लेकिन अब तुमने बताई है तो देखूंगी ज़रूर। संभल के आप ही, ये ना हो इस दफ़ा दोबारा टीवी का हशर नशर हो जाए। पिछली दफ़ा की रेफरेंस पे रमशा की हंसी छूटी। पागल थे वो भी। कौन पागल था? सिकंदर की आवाज़ पे रमशा का मुस्कुराता हंसा चेहरा एकदम तेज़ी से गायब हो गया था। मुझे समझ नहीं आती, इतने सारे गार्ड्स की मौजूदगी में वो यहाँ से कैसे गायब हो सकती है। और उन लोगों का कहना है वो घर पे थी और उन्होंने उसे गेट से निकलते हुए नहीं देखा। उसकी गाड़ी यहाँ पे मौजूद है तो ऐसे कैसे गायब हो सकती है? अपना सर पकड़े टहलते हुए वो तकरीबन दहाड़ रहा था। मिसेस हदीद आलम सोफे पे बैठे सर पकड़े रोए ही जा रही थी, जबकि उनके सामने कुर्सी पे बैठे सर झुकाए हदीद आलम साकित थे। रात को कह रही थी उसके सर में दर्द है, कोई उसे सुबह तक ना उठाए, वो खुद उठेगी। लेकिन जब वो दोपहर होने लगी मैं ख्वामखा घबरा गई कि पता नहीं ज़्यादा तबीयत ना खराब हो, मगर वो। मुझे पता है डैडी किसका काम है, वही जो आपका शरीफ तरीन बेटा जो औरत की इज्जत करता है, उसी का हाथ है इसमें। उससे मुझसे बदला लेने के लिए किया है। मैं अब उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं उसको मारने के लिए फांसी भी चढ़ाना हुआ तो मैं चढ़ाऊंगा। अब उसकी बात पर जहाँ मिसेस हदीद आलम रोते हुए चौंकी थी, वहीं हदीद आलम का सर तेजी से उठा था। तुम क्या कह रहे हो फारूक? क्या सिकंदर ने ऐसा किया है? जाहिर है, और कौन हो सकता है? वही तो हुआ के झोंके की तरह आता है और चला भी जाता है। उससे कहा था कि मुंह की खाओगे, और ये सब करके अच्छी तरह साबित कर रहा है कि वो भा है और कुछ भी कर सकता है। सिकंदर ऐसा नहीं कर सकता। फारूक वो औरत जात की। उनकी बात फारूक ने बड़ी तेजी से काटी। औरत में अगर उसकी बीवी बहन और भांजी आती हैं तो फिर उनकी इज्जत करता है, वरना अगर उनको हटा दिया जाए तो उसे रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ता कि औरत के साथ इस दुनिया में क्या हो रहा है। अगर ऐसा है फारूक तो मुझे ले चलो उसके पास, मेरी बच्ची के साथ ज्यादती करने वालों को चीर के रख दूंगी। मिसेस हदीद बिल्कुल जज्बाती हो गई थी और उठने लगी थी कि हदीद आलम ने उनका बाजू पकड़ कर रोका। हम बिना सबूती किसी को इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, और मैंने कहा सिकंदर लाख घटिया सही वो किसी औरत के साथ जुल्म नहीं कर सकता।
चाहे वो उसकी बहन हो या ना हो। वो मजबूती से बोले, आप तो कहेंगे ऐसा, जाहिर है जैसा भी है वो आपका खून है और खून तो जोश मारेगा, मगर हदीद साहब आप भूल रहे हैं वो गुंडा है और उससे 5 सालों में कितनी बार आकर अपनी बदमाशी दिखाई है। अब भूल क्यों रहे हैं? जब से आपकी तबीयत खराब हुई है तब से आप। है फारूक, तुम अभी हन्नान को कॉल करो और उसे अपने साथ उसके घर पे जाओ और मेरी बच्ची को वापस लेकर आओ। आप ही आपको पागल कह रही हैं मामा, इतने दीवाने हैं आप उनके। बख्तावर की शरारत से कहने पर जहाँ रमशा घबरा गई थी तो वहाँ सिकंदर की नज़र उस पर फेंकते आ गई थी। अच्छा, मुझे लगा इनका मतलब था कि मैं साइको हूँ, लोगों को ख्वामखा पीटता हूँ, मार भी देता हूँ, पागलपन की वजह से जेल भी चला जाता हूँ। खैर, अच्छा लगा सुनकर कि उन्होंने मुझे अपना दीवाना कहा। रमशा की आंखों में अजीब सी जलन होने लगी। लब काटते वो अपना चेहरा फेर चुकी थी। तोबा मामा, आप वाकई में मैड हो गए हैं। आप ही जरा इनको ठंडी चीज़ें दीजिएगा, वॉक करवाइएगा। जब भी जेल से वापस आते हैं ऐसी उल्टी बातें करते हैं। इस दफ़ा तो ज़्यादा अजीब बात कर रहे हैं। रमशा की सासू माँ, अब काफ़ी देर हो चुकी है, रास्ते काफ़ी खतरनाक है और मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। उठो, अभी हाजिर भी तुम्हें लेने आया था मगर तुम बातों में लग गई। देख रही हैं आप ही जालिम समाज को, और जल्दी से आप अपना काम पूरा करें वरना मैं सामान पैक करके वापस आ जाऊंगी। आई स्वेयर मामा, होम सिकनेस हो रही है। सिकंदर ने मुस्कुराकर अपने साथ लगाया और उसके सर पे प्यार करते हुए कहा, इंशाल्लाह, अब ज़रा अपनी बहू को कहो अपने मिजाज ठंडे करे, तभी कोई काम हो सकता है, वरना कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे। आप तो एवे मेरी प्यारी सी आप ही के पीछे पड़े रहते हैं। खैर अब मैं चलूं, नहीं तो मैं ख्वामा जज्बाती हो जाऊंगी। घर जाकर हानी मामा की क्लास लेनी है। एक तो पुलिस वाले होकर मेरे मामा को पूरी रात जेल में गुजारी। रमशा खामोशी से मामा भांजी का प्यार देख रही थी। ना जाने उन दोनों को देखकर उससे रोना आया। क्या डिस्कस हो रहा था और ये वकील इस टाइम क्या कर रहा था? अभी भी कोई मसला हुआ है? पुलिस यूनिफॉर्म में थका हारा सा हन्नान उसके ऑफिस की कुर्सी पर बैठा, सर पे हाथ फेरते हुए उससे पूछने लगा, जबकि सिकंदर बड़ा खामोशी से कंधे उचकाए फाइल को बंद करता, उठा और कैबिनेट से स्कॉच की बोतल निकाली। और अनीका कैसी है? तुम इतने खामोश क्यों हो? और ये क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ तुम्हें पता तो है, मैं इस टाइम पे पीता हूँ। और अनीका ठीक है, ट्रोमा में है, समझो मेडिसिन दी है, सोती रही है आज, क्योंकि उसे तकलीफ हो रही थी मगर अपनी तकलीफ जाहिर नहीं कर रही थी। शेर दाऊद प्लीज़, आज के दिन तो कम से कम मत पियो। मैं इतना डिस्टर्ब हूँ, तुमसे डिस्कस करना चाहता हूँ कुछ चीज़ें। मैं जानता हूँ तुमने अनीका की वजह से परेशान हो, उसको देखकर तुम्हें सोफ़ी बहुत याद आती है, लेकिन सिकंदर ने उसकी बात काटी। मैं अभी सोफ़ी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता हन्नान। तुमने पीना है? उससे कहते हुए अपना ग्लास भरा और उसमें बर्फ डाली। हन्नान एकदम खामोश हो गया, फिर तलही से मुस्कुराया। सॉरी, मैं जितना घटिया हूँ मुझे उतना ही रहने दो। एक दिन मैंने अल्लाह को अब भी मुँह दिखाना है। सिकंदर उसकी बात ही तलही से हंसा और स्कॉच का सिप लेते हुए कुछ कहने लगा, मगर फिर चुप हो गया। मैं जानता हूँ शेरू, तुम क्या कहने वाले थे, मगर अल्लाह के लिए तुम ये शय अब छोड़ नहीं सकते। उससे तुम्हें रमशा दी जिसे तुम दीवानों की तरह चाहते हो, और वो लड़की कोई आम लड़की नहीं है, हीरा है, वो जिसे तुम डिजर्व नहीं करते थे, लेकिन वो फिर भी तुम्हें मिली क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें रमशा के लिए बेहतर समझा। तुम्हें प्यारी सी भांजी दी जो तुम पर जान निछावर करती है। रो रो कर उससे खुद को हलकान कर दिया था कि उसके मामा जेल में है। न ठीक से सांस ले रही थी, न हलक के अंदर कुछ उतार रही थी, बस मामा मामा और ये मामा, और सबका भा बस पीने से इश्क है। मैं सिकंदर अब तुम्हारे पैर पड़ जाऊंगा, मगर अब तुम्हें वास्ता है, प्लीज़ इस घटिया शय को छोड़ दो। सिकंदर ने ग्लास डेस्क पे रखा और चेयर पे बैठकर उससे फाइल हन्नान के सामने की। मैं वाकई उसे डिजर्व नहीं करता हन्नान। उससे खामोशी से कहकर गिलास दोबारा उठा लिया। हन्नान ने उलझन भरी नजरों से देखने के बाद फाइल को देखा, फिर उसे जो अपने शुगल में मसरूफ हो गया था। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वो जबरदस्ती ये स्याह माँ अपने अंदर हलक के उतार रहा है। उसका दिल ना था, मगर फिर भी वो पी रहा था। आखिर वजह क्या थी? पता है बड़ी, ये अल्कोहल आपके जख्म को जल्दी मंदमेल कर देती है। बाहर के लोग अपने जख्मों पे अक्सर यही तो इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना दिल के जख्म को मंदमेल करने में ये शराब पीऊं। इस दफ़ा लगता है जख्म बड़ा गहरा लगा है, एक गिलास या बोतल से काम नहीं चलेगा। दिल के जख्म को तो मंदमेल कर दोगे, मगर फेफड़े सही गलवाओगे।
अनान ने तनज़िया अंदाज में कहते हुए फाइल उठाई और उसे खोला। थोड़ी देर में उसकी आवाज़ पूरे ऑफिस में गूंजी। व्हाट द हेल, तुम रमशा को डाइवोर्स दे रहे हो? तुम ठीक तो हो ना वहां पे? उस सोच में गुम खिड़की के साथ लगी बाहर की नज़ारे दिख रही थी जब हादसे की आवाज़ से बेख्तियार चौंकी। जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप क्यों भला पूछ रहे हैं? आसिक ने मुड़ काटते हुए एक लम्हे के लिए उसे देखा, फिर कंधे उचका कर कहा। बस ऐसे ही मुझे लगा। असल में तुम्हें अपने घर की बहुत आदत है ना, जहाँ कहीं भी जाती हो 2 दिन से ज़्यादा नहीं ठहरती। बहुत अटैच हो अपने कमरे से। हाँ, वो तो मैं हूँ आसिक भाई, मगर हानी मामा ने जिस तरह का कमरा दिया है वो बिल्कुल मेरे कमरे से मिलता जुलता है। मगर वही बात ना, अपने घर की अपने कमरे की अलग बात होती है। अगर मुझे मामा वैसे भेजते तो मैं आज आपके साथ बिल्कुल भी ना जाती। मगर वो कहते हुए एकदम चुप हो गई। मगर क्या? क्या भाई ने तुम्हें मना किया है? नहीं भाई, मामा भला क्या कहेंगे? वो तो बस चाहते थे कि आप ही को कहीं हनीमून पे ले जाएं, तो मैं घर पे अकेली होती। और आपको तो हालात का पता है, उन्हें लगा मैं हानी मामा के घर सेफ होंगी। हाय, उन्हें क्या पता कि दो मनु शैतान मेरे कंधे पे लटक रहे थे। एक वो काला हरकुलिस जो धमकी और हुक्म ऐसे देता है जैसे मैं उसकी नौकर हूँ, और दूसरा वो मवावा है तो रच के सोना मगर रच के सर्द मिजाज आदमी, हमेशा ताने आग की तरह बरसाता रहता है। भा मुझे कह देते, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठा लेता। पहले भी तो उठाता ही रहा हूँ। हनान भाई की तो अभी ही शादी हुई थी तो। उसके बाद बख्तावर ने बेख्तियार काटी। आपने जो उनकी बीवी के साथ किया था, उसमें आपको लगता है कि वो मेरी जिम्मेदारी आपको सौंपते? शुक्र मनाए इतना बहुत भी कर रहे हैं, वरना कसम से मुझे तो खौफ के मारे सांस नहीं आ रहा था कि अब तो आपकी है नहीं। उसकी बात पर हादसे के माथे पे हल्के से बल आए थे, मगर सर झटक कर वो बोला। अपना पूरा हाथ इस चक्कर में कुर्बान कर दिया, और तुम ऐसे कह रही हो जैसे मुझे उन्होंने बिल्कुल ही कुछ ना कहा हो। काम भी तो आपने ऐसा किया था, लड़की की गर्दन ही पकड़ ली, ना सवाल जवाब, सीधा गर्दन। खैर, इस बहस को छोड़े, सोच के ही मुझे गुस्सा आ जाता है। अच्छा सॉरी यार, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। मैंने रमशा बीबी से भी माफ़ी मांगी है। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। वो वाकई भा के साथ सिंसियर है, और मुझे जानकर काफ़ी दुख हुआ था कि भा ने उन्हें किडनैप किया था। अच्छा, अब मामा को तो बीच में मत लाइए, वो मोहब्बत में मारे गए, वरना आपको पता है ऐसे ना थे। उसे दुपट्टे को ठीक करते हुए हफीज से कहा था, जिस पे हाथ से खस पड़ा। बस अपनी मामा की वकील बनी रहना। वैसे भा सही कहते हैं, तुम माँ ही हो उनकी। आपसे कोई मिलने आ रहा है चाचू? अर्थात जो घड़ी को देख रहा था एकदम दोराना की बात पे उससे अपनी गर्दन घुमाई। नहीं तो तुम क्यों पूछ रही हो? अर्थात कॉफी के कप की सिप लेते हुए बोला। वाह, आप तो बोलते भी हैं। लोगों के साथ बैठते हैं, और तो और मेरे साथ इस वक्त बैठे कॉफ़ी पी रहे हैं, लेकिन साथ साथ आपकी नज़र घड़ी और दरवाजे की तरफ जा रही है, तो मुझे लगा मेरी वजह से तो आप हरगिज़ से यहाँ नहीं बैठे। कोई ना कोई वजह तो है भाई। हनान आज लेट क्यों हो गया? वो तो कह रहा था कि आज उसकी ड्यूटी सुबह की है। उससे बात बड़ी तेज़ी से बदली थी। हन्नान को अपने दोस्त के घर जाना था, कह रहे थे देर से आऊँगा। तो राना ने हल्का से चाचू को घूरते हुए कॉफ़ी का सिप लिया। तुम खुश तो होना आईना। तो दांत ने उसे देखते हुए होले से कहा। दुरायना ने चौंक कर उसे देखा। आपको क्या लगता है मैं खुश नहीं हूँ? मेरे लगने या लगने से क्या होता है आईना? मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। अनान जैसे बंदे के साथ कोई भी रहता है तो वो खुद को फ्रेश और बेहतर ही फील करता है। सबसे बड़ी मिसाल तो मेरे सामने ही बैठी है। उसका इशारा खुदात की तरफ था। जी मामा, मैं पहुंच चुकी हूँ। जी जी, अभी कदम रखा है घर में, तसल्ली कर ले। आप रखें अब। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। एकदम हठात कुछ कहने वाला था जब दरवाज़ा खुलने और किसी की तेज आवाज़ से उसे चुप होना पड़ा। उससे मुड़कर टाइम देखा, फिर उसे जो फ़ोन अपने बैग में रखती अपनी चोटी से निकलते बालों को पीछे रखेल रही थी। आ गई तुम, पूरा दिन लगा के आई हो। मुझे लगा बिल्कुल ही भूल ही गई हो। बस ये ना हो वापस ही ना आए। दुराइना ने कप टेबल पे रखते हुए मुस्कुरा कर कहा। बख्तावर कुछ कहने लगी जब उससे उदात की तेज नसें खुद पर महसूस की। वो इस वक्त ब्राउन कुर्ते और ब्लैक पेंट में मलबूस, खुले बालों और बढ़ती दाढ़ी समेत वाकई जैसन मवावा लग रहा था। वैसे 19-20 का फर्क था दोनों में। अदात ने अब्रू ऊपर किए उससे बख का अंदाज उलझने पे मजबूर कर किया, जिस पे बख झट से बोली। मैं अभी आई आप ही। वो सीधा तेजी से ऊपर की तरफ भागी। इस लड़की को उसके कज़न नहीं छोड़ा है, या कोई और था?
अब कि इस सवाल पे आईना चौंकने पर मजबूर हो गई। मुझे क्या पता, आपके सामने बैठी हूँ और जिसने भी छोड़ा है चाचू, आप इतना कॉन्शियस क्यों हो रहे हैं? वो लड़की बिल्कुल महफूज है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो समझी कि रमशा के वाक़ये के बाद हठात बहुत चौकस हो गया है। उसे हर लड़की के हवाले से फ़िक्र थी, मगर यहाँ मामला कुछ और था। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? लेकिन उसके बाद आईना ने मुकम्मल होने नहीं दी। आप अपने पहले बाल कटवाने पे फोकस कर लें, फिर बाकी चीज़ों पे गौर कीजिएगा। चाचू, ऐसा लगता है कि आप जंगल में रह रहे हैं। दाढ़ी आपकी थोड़ी सी भी काफ़ी पीछे जा रही है, बाल आपके कंधे से नीचे पहुंच गए हैं, माना कि आप हॉलीवुड के एक्टर लग रहे हैं अपनी हाइट और बिल्ड की वजह से। मगर मुझे अपने फ्रेश कट लुक वाले चाचू वापस चाहिए। ये बात कहाँ से आ गई? उफ, बात पे कभी गौर नहीं करेंगे, बस ये पूछेंगे ये बात कहाँ से हुई, क्यों हुई, कैसे हुई। मैं बार्बर को बुला लूंगी अगर आपने अपने बाल न कटवाए। वो ये बात शरीना की वजह से कह रही थी, क्योंकि शरीना का कहना था कि उससे लंबे बालों वाले लड़कियां और मर्द सहर लगते हैं। बेशक शीलू खुदात को चाचू को सूट कर रही थी, लेकिन शरीना की खुशी के लिए वो अपने चाचू को मना तो सकती थी। खुदात के माथे पे बल आ गए। मैं जैसा भी हूँ बिल्कुल ठीक हूँ। इस लुक में वैसे भी खुद को आरामदेह महसूस करता हूँ, लिहाजा अपना मशवरा अपने पास ही रखो। वो उठ गया तो रायना का मुंह बन गया। मजाल है जो कभी प्यार से बात करें आप। कितने मीन हैं आप चाचू, और आरामदेह ऐसे कह रहे हैं जैसे मैंने बेड चेंज करने की बात कर दी है। हनान का घर पे होना ज़्यादा ज़रूरी है, वरना तुमने मेरा सर ही खाते रहना है। बख्तावर ने अपना दुपट्टे को बेड पे फेंका और उसको आईने में देखा तो थक से रह गई। ये क्या? वो बढ़ते हुए आईने के करीब आए तो हैरत की इंतहा थी। उसका चेहरा पूरे का पूरा सुर्ख था। ये क्या? अभी मैंने एंट्रेंस के शीशे में देखा था, बिल्कुल ठीक था चेहरा एकदम से। फिर उसे एक आंख अपने चेहरे के सामने लहराती हुई नजर आई। पागल हो गई हो बक, वो तुम्हारे मामा की उम्र के हैं, शायद उनसे भी बड़े। तुम्हारा उल्टा दिमाग क्या सोचने लग जाता है? लेकिन वो इतने हैंडसम एंड इंटीमिडेटिंग क्यों है? जिस तरह का उनका हुलिया, उनको देखकर तो सिर्फ वो भी आ सकता है। एक तो उनकी एक आंख है ही नहीं, और जो है वो भी सख्ती से भरी हुई है। दूसरा, उनके लंबे बाल और दाढ़ी से तो साफ वो लंकों की तरह लगते हैं। तो भाई भक्त, तुम क्या सोचने लग गई हो? उससे अपना सर बार बार झटका, लेकिन वो उतना ही उदाद के बारे में सोच रही थी। मामा तो 20 हैं ही हैं, मगर ये तो देखने में ही 20 लगते हैं। तोबा, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। उससे सीने पे हाथ रखा तो उसने देखा कि हरकुलिस का दिया हुआ पेंडेंट अभी तक उसके गले में मौजूद था। उसे याद आया कि उसे आज आना था ये लेने के लिए। टाइम देखा तो 11 से ऊपर का वक्त हो चुका था। बाहर में जाए मेरी बला से, दोनों को ही कीड़े पड़े मेरी तरफ से। उससे पेंडेंट उतारा और टेबल पे पटक कर सीधा कंबल दान कर बिना कुछ सोचे समझे आंखें बंद कर चुकी थी। सिकंदर, तुम उसको तलाक दे रहे हो? अन्नान ने फटी हुई आंखों से स्कॉच पीते हुए सिकंदर को देखा, जो काफ़ी बेरहम दिखाई दे रहा था। वो कहीं से भी इस वक्त री का सॉफ्ट कॉर्नर हस्बैंड दिखाई नहीं दे रहा था। शेरू, आर यू इन योर सेंसेस? तुम अब ये करोगे? उसे हासिल करने के बाद उससे अब तुम्हारा दिल भर गया? दिल जिंदा ही कब रहा? जो किसी से भरे या उतरे, मुझे मोहब्बत करनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि मैं जानता था कि इस मामले में एक्सट्रीम रहूँगा, और मैं उसे अपनी ज़िंदगी में तलाक दे भी नहीं रहा। ये सिर्फ उसे खामोश करवाने का संद है कि जब तक वो मेरा काम नहीं करेगी तब तक उसे मैं लहदकी नहीं दूंगा। क्या हुआ है? क्या किया है रमशा ने? और कौन सा काम? उसका ऑपरेशन होगा जिससे वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं जिद करूंगा तो वो नहीं मानेगी, इसलिए मुझे यही बेहतर ऑप्शन लगा। हालांकि दिल कर रहा है उसका गला घोंट के उसे ख़त्म कर दूं, मगर उसका वैसे भी कोई कसूर नहीं है। सिकंदर हदीद है ही एक पहेली जिसे कोई समझ नहीं सकता। मैं भी किससे तवक्का कर बैठा। उससे एक ही सांस में सारी ड्रिंक खत्म कर दी थी। अन्नान ने उसे देखा, फिर तेजी से फाइल पकड़ कर उठा। सिकंदर एकदम सर उठाकर उसे देखने लगा। तुम यहाँ बैठकर पी पी कर मर जाओ, मैं रमशा से पूछ लेता हूँ आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुझे फिर से पागलपन का दौरा पड़ा, और ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि वो लड़की जिससे तुम्हारी वजह से बोलना शुरू किया था वो एकदम तुमसे बदगुमान हो गई। तुम तलाक तक की बातें करने लगे हो। हन्नान, बैठ जाओ, उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं है। सिकंदर ने तेजी और सख्ती से कहकर गिलास रखा। क्यों ज़रूरत नहीं? भोंकना पसंद फरमाओगे? एक मुसीबत कम नहीं होती कि तुम दूसरी मेरे सर पे थोप देते हो। वट इज़ रॉन्ग विद यू शेरू? तुम आखिर कब संभलोगे?
अब की बार हन्नान को चिल्लाना पड़ा। सिकंदर खामोश रहा। वो क्या कह सकता था? फारूक का फ़ोन आया था, कह रहा था कि मेरे साथ तुम्हारे घर तफ्तीश करने के लिए आऊं, क्योंकि उसका कहना है कि अनीका को तुमने किडनैप किया है। वो कहता है कि सिकंदर ने उससे बदला लिया। तुम्हें बड़ी मुश्किल से जेल से निकाला कि एक और मुसीबत मेरे सर पर आ गई। शफकत का केस अभी ख़त्म नहीं हुआ शेरू। मिस पे मिस, आई एम फेड अप। कब तक तुम्हारा बोझ मैं उठाता रहूँगा? अब बीवी से लहदगी तक की बात चलाना शुरू कर दी। क्या हो रहा है ये? मैं रमशा को लहदगी नहीं दे रहा है। हन्नान तमसराना अंदाज में हंसा। तो ये क्या है? ये कोई स्टार प्लस का सीरियल चल रहा है? प्लीज़ शेरू, आप 40 की सीढ़ी पे पहुंचने लगे हैं, अभी भी आपके अंदर का बच्चा ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। रमशा से मुझे बात करने दो। वो अपसेट है, कुछ गलत कह दिया होगा और लग गई होगी तुम्हारे इस नाजुक से दिल को। वो दिल की बुरी नहीं है शेरू, वो तुमसे प्यार करती है। अगर वो तुमसे प्यार ना करती होती तो कभी उस दिन फायरिंग के वक्त तुम्हारे पास ना आती, तकलीफ के मारे ना बोलती और तुम्हारे फाइट के टाइम सबके सामने मुंह उठा कर ना आती। उसका निडर अंदाज जो तुम्हारे साथ होता है ना, ये वो मान भरोसा और मोहब्बत है जो तुम्हारे लिए रखती है। आंखें खोलो, हर कोई आमिर की तरह नहीं होता। सिकंदर ने अपनी जख्मी आंखें उठाई। हन्नान फाइल टेबल पर फेंक कर वहां से चल पड़ा था। सिकंदर कहाँ है? सर ऊपर स्मोकिंग एरिया में है मैम। आप नाश्ता इधर करेंगी या ऊपर ले आएं? रमशा ने टाइम देखा। सुबह के 8 बज रहे थे। उसने नफी में सर हिलाया। नहीं, मुझे भूख नहीं है। सिकंदर ने नाश्ता किया? एकदम अपनी बात कहकर उसे अचानक सिकंदर का ख्याल आया तो पूछे बगैर न रह सकी। बाद में उसे एकदम ख्याल आया ये नहीं पूछना था। नहीं, सर ने खाने से मना किया है। जावेद ने मोटे अंदाज में कहा। अच्छा ठीक है, जाओ। वो जाने लगी जब उसने देखा क्लोथिंग रैक में मुख्तलिफ खूबसूरत डिज़ाइनर्स के कपड़े लटके हुए थे और उन्हें घसीट कर शम्स लेकर आ जा रहा था। बात सुने। जावेद जो जाने लगा था वो भी रमशा की आवाज़ पे रुक गया। जी बीवी। उसकी जरूरत नहीं थी कि रमशा को सर उठाकर देखता। भागी दहशत। ये किसके कपड़े हैं? मैम, ये अनीका मैडम के कपड़े हैं। सर ने। रमशा ने उसकी बात काटी। तो ये उस लड़की के कपड़े सिकंदर ने मंगवाए हैं? रमशा के एकदम तेजी से कहने पे जावेद को हैरत हुई। जी मगर। लेकिन रमशा ने कुछ सुना नहीं और तेजी से जाने से पहले कहकर गई, इन कपड़ों को जला डालो। जावेद और शम्स हैरत से एक दूसरे के चेहरे देखते रहे। सिकंदर ने बाथरोब पहनकर टेबल से सिगरेट की डब्बी उठाई और सिगरेट निकालकर लबों पर रखकर लाइटर से जलाई। गहरा कश लेते हुए उससे अपने गीले बालों पे हाथ फेर कर कहा, आज मेरी जहांगीर के साथ मीटिंग रखना। इतने दिनों से उससे लटकाया है मैंने। रात को मैं जलाल के फंक्शन में जा रहा हूँ, तो मेरा टक्स प्रेस करके रखना। नज़ीर को हिदायत करते वो मुड़कर कुर्सी पे बैठने लगा था कि एकदम रमशा को देखकर चौंका। नज़ीर भाई, आप जाएं। रमशा ने हल्की आवाज़ में कहकर नज़ीर को कोई हुक्म दिया। नज़ीर ने भाग को देखा जिससे इशारा किया कि जाए यहाँ से। सिकंदर ने कश लेते हुए बेख्तियार कहा, लेकिन रमशा ने हाथ उठाकर पूछा, वो लड़की कौन है और इस वक्त इस घर में क्या कर रही है? सिकंदर ने गहरा सांस लिया। ये इतनी पागलों की तरह हरकतें क्यों कर रही है? शेरू, वो अपसेट ज़रूर है मगर वो तुमसे बहुत प्यार करती है। वो लड़की जो कोई भी है तुम्हारा बिजनेस नहीं है। उसने तेजी से कहते हुए सिगरेट एस्ट्रे में मस ली। रमशा ने बड़े सब से अपने आंसू का काबू किया। इस वक्त उसे शेर तो इतना अजनबी लग रहा था, उससे कितना दूर, लेकिन दूर करने वाली भी वो खुद थी। अलहदी से पहले ये सब करना ज़रूरी था। उससे अपनी आवाज़ में जहरीलापन लाने की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। सिकंदर ने नज़र उठाकर उसे देखा जो एकदम अपनी नज़रें फेर चुकी थी। क्या सब करना? विल यू प्लीज़ एलेबोरेट योर स्टेटमेंट? उससे झल्लाकर उसे कहा, मतलब कि मैं अभी ज़िंदगी से निकली तो नहीं? आप दूसरी औरत? शट अप। उससे गुस्से से ताड़ कर उसे चुप करवाया। वो चलकर सीधा उसके पास आया। रमशा एकदम पीछे हुई तो सिकंदर ने उसका जबड़ा पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ किया। तुम बेशक मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल दो रमशा, लेकिन मैं शेर दाऊद सिकंदर तुम्हें अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाल सकता। मुझे मजबूर मत करो कि मैं अपने आप को हर्ट करूं, और अपने आप को हर्ट करने से मुराद तुम्हें अच्छी तरह पता है कि क्या है। एकदम वो चौंक पड़ा कि रमशा के चेहरे पे तकलीफ के इज़हार थे। उसके अंदाज पे सिकंदर टटकने पे मजबूर हो गया। रमशा ने उसके चुप होने का फ़ायदा उठाकर उसका हाथ झटका। मुझे हाथ मत लगाए। उसे सख्ती से उसकी आंखों की तरफ देखते हुए कहा,
मगर सिकंदर की आंखें सीधा उसकी गर्दन में मौजूद उंगलियों के निशानों की तरफ गई थीं, जिसको उसने दुपट्टे में काफ़ी हद तक छुपाने की कोशिश की थी, मगर छुपा नहीं सकी थी। चाचू, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आप कहीं जा रहे हैं? उसने देखा सुबह के 8 बज रहे थे और गदात बिल्कुल फ्रेश ग्रीन टी शर्ट और ब्लू जीन्स में कहीं जाने के लिए तैयार दिख रहा था। गदात मुस्कुराया। नहीं बच्चे, बस ऐसे ही वॉक का मूड हो रहा था। तुम इतनी सुबह सुबह? आओ, हन्नान चला गया। जी, वो बस आजकल रूटीन टफ है उनकी। आपसे एक फेवर चाहिए थी, बस 2 दिन के लिए, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, अंदर आओ। फेवर क्यों मांग रही हो? बोलो, क्या कहना है? कहीं जाना है? वो इतना रिलैक्स दिख रहा था, उसका रिलैक्स होना ही आन्या के लिए हैरान कुन था। अदात की बहुत सी बातें थी जो उसे आजकल सरप्राइज कर रही थी। ये चाचू बहुत पतले पतले से लग रहे थे। वो चाचू, मेरी दोपहर की फ़्लाइट है कराची की। अब की बात अदात एकदम चौकस हो गया। ये क्या है? सिकंदर ने उसकी गर्दन में मौजूद उंगलियों के निशान को देखा तो उससे अपने अंदर आग सी भड़कती हुई महसूस हुई। रमशा का चेहरा एकदम सफ़ेद हो गया। क- क्या कुछ? एकदम रमशा पीछे हुई थी कि सिकंदर ने उसका बाजू पकड़ा। ये किसने किया है रे? दांत पीसते हुए वो अपने बीस्ट मोड में दिखाई दे रहा था। रमशा ने नफ़ी में सा हिलाया। सिकंदर के चपड़े मजीद भींच गए। वो रैश है, मेरे बाजू छोड़े। तुम्हें मैं गधा दिखाई देता हूँ? बताओ मुझे लड़की, किसने किया है? वो जोर से चिल्लाया। रमशा एकदम डर के आंखें बंद की थी। सिकंदर को उसके अंदाज में तकलीफ हुई। आंसू पे गिरफ्त कम करके बोला। रे स्वीट हार्ट, मुझे अपनी गर्दन दिखाओ। किसने किया है? वो उससे बड़ी मुश्किल से नरमी से उससे पूछा, वरना अंदर जितना लावा फट रहा था वो ही जानता था। उसकी रेखी गर्दन पे उंगलियों के निशान। वो पागल ना होता तो वो क्या होता? सिकंदर, ऐसी कोई बात नहीं है। सिकंदर ने अपनी आंखें बंद की। फारूक, यू आर गोना पे दिस। दिल में कहते हुए उसने रमशा को देखा जो बहुत डरी सहमी दिखाई दे रही थी। उसने रमशा के गिर्द बाजू फैलाए और जोर से उसे भींचकर उसके माथे पे प्यार किया। रमशा एकदम साकित हो गई। आई लव यू सो मच वुमेन, दैट आई विल डाई फॉर यू, इट्स अ फैक्ट। फिर उससे अलग करके उसे छोड़ा और तेजी से उसकी नसों से उछल हुआ। रमशा ने तेजी से मुड़कर देखा तो पूरी की पूरी कांपने लगी। नहीं, उसे पता नहीं लग सकता, इतनी कमज़ोर कैसे हो सकती है। या अल्लाह। आज फिक्र ना करें, आप लोग हन्नान को ज़बरदस्ती लेकर जाऊंगा और देखना, आज ही उसे अंदर करूंगा। और हमेशा के लिए अब मामला मेरी बहन का आ गया। अब मैं चुप नहीं रहूंगा, और चुप मैं भी नहीं रहूंगा, क्योंकि ये मामला मेरी बीवी का आ गया है। फारूक नाश्ते की टेबल से उठकर चेयर से कोट निकालकर अपनी बात कह रहा था जब जोरदार पंच पे फारूक एकदम पीछे को गिरा। हदीद आलम और मिसिस हदीद आलम टहलकर तेजी से उठे। फारूक! मिसिस हदीद बेख्तियार जी ही। मतलब तुम एक 17 साल की लड़की को मेरे सर पे मुसल्लत कर रही हो, मैं कैसे संभाल पाऊंगा? हरकतें देखी हैं उसकी। अतार ने जैसे ही आयना की बात सुनी एकदम हत्ते से उखड़ गया। दुल्हना को पता था रद्द अमल ऐसा ही मिलना था, मगर क्या करती। अन्नान का हुक्म था कि उसे पुप्पो के पास जाना है। वहाँ से रमशा का पासपोर्ट और ज़रूरी दीगर फाइल्स निकालनी थी। चाचू प्लीज़, पुप्पो की तबीयत सही नहीं है, मैं बस उनसे मिलना चाहती हूँ। 2 दिन बाद आई प्रॉमिस वापस आ जाऊँगी और मेरा वादा है वक्त आपको तंग नहीं करेगी। उसका वैसे ही कज़न ले जाएगा घुमाने फिराने और रात को वापस आ जाएगी। अर्थात को उसकी बात में मज़ीद गुस्सा आया। मतलब अब मैं उसके इंतज़ार में बैठा रहूँगा? मुझे पॉइंट होना बिल्कुल पसंद नहीं आई ना, और मैं ये जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं उठा सकता। प्लीज़ प्यारे चाचू, आप पप्पू क्यों भूल रहे हैं मेरी खातिर? तो रायना उनके करीब आकर उनके साथ लग गई। अदात ज़रा गहरा सांस लेकर उसके कंधे को दबका। आप ही की तबीयत ज़्यादा सीरियस तो नहीं है? बेहतर है, मगर बीपी अब हाई हो रहा है। परेशान है, अकेली है। मुझे लगा इस वक्त मुझे उनके पास जाना चाहिए। रऊफ भाई को तो मसला नहीं होगा? अंकल सख्त ज़रूर है, मगर दिल के बुरे हरगिज़ नहीं है। चाचू मुझे कुछ नहीं कहेंगे। उसे सामने दरवाजे को देखा जहाँ पे बक्स सो रही थी। अपना ख्याल रखना, बेफिक्र हो, मैं सब संभाल लूँगा। मेरी बीवी को पहले धमकाया, उसके बाद उसे हरेस किया। हाउ डेयर यू! उससे ठोकर फारूक के सीने पे मारी। फारूक को उठने का मौका ही नहीं दिया भा ने। सिकंदर! हदीद आलम धाड़ कर उसे पकड़ने लगे, मगर सिकंदर तेजी से घूम कर उंगली उठाते हुए बोला। मुझे रोकने की कोशिश हरगिज़ मत कीजिएगा।
वरना आपका भी हाल अच्छा नहीं होगा। तुम होते कौन हो मेरे घर में आकर मेरे बेटे पर हमला करने वाले? फारूक उसी टाइम उठा था और उसे सिकंदर के जबड़े पे मुक्का मारा। सिकंदर उसके लिए तैयार नहीं था, दम पीछे हुआ। फारूक उससे पहले दूसरा मुक्का सिकंदर के मुंह पे मारता। सिकंदर ने उसका बाजू पकड़कर मरोड़कर उसे टेबल पे गिराया। और आपका बेटा कौन होता है, मेरे ही बंगले में घुसकर मेरी ही बीवी पे हमला करने वाला? अदीद आलम एकदम ठहर गए। बीवी? तो सिकंदर ने शादी कर ली। झूठ बोल रहे हो तुम, छोड़ो मेरे बेटे को। तुम बस अपनी भड़ास निकालने के लिए ये सब बकवास कर रहे हो। हदीद रोके इसे। मिसेस हदीद ने हदीद आलम को झंझोड़ते हुए कहा। फारूक ने दूसरी गोली जोर से सिकंदर के पेट पे मारी, मगर सिकंदर ने उसके दूसरे बाजू को पकड़कर उससे कमर पे लाया। अच्छा, झूठ बोल रहा हूँ। चलें, अभी आपका बेटा खुद अपने मुंह से अपने कारनामे बताएगा। बोलो। उसने जोर से फारूक का बाजू मरोड़ा। फारूक घर आया। मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। सिकंदर, अभी इसी वक्त फारूक को छोड़ दो। अदीद आलम तेजी से फ़ोन निकालकर सिकंदर को धमकी देने लगे। जब सिकंदर ने सीधा रिवॉल्वर निकालकर उनके फ़ोन पर निशाना रखा, इससे पहले वो फ़ोन को शूट करता, फारूक जोर लगाकर उठा। सिकंदर का निशाना सीधा वाज पे गया और वाज फटने के अंदाज में टूट गया। मिसेस हदीद की चीखें पूरे घर में गूंज रही थीं। सिकंदर फारूक को काबू करता कि फारूक ने उससे गन पकड़ने की कोशिश की। फारूक, रुक जाओ। अदीद आलम को डर लगा था कि गोली उन दोनों में से किसी को भी लग सकती है और दोनों ही उनका खून था। अजीब सी सिचुएशन थी कि वो ना खड़े होकर ये तमाशा देख सकते थे, ना ही उन दोनों को रोक सकते थे, मगर कुछ तो करना था। सिकंदर ने एक जोरदार थप्पड़ फारूक के मुंह पे मारा और थप्पड़ में इस बार इतनी ताकत थी कि फारूक का सर चकरा गया। उसी वक्त सिकंदर ने उसे काबू में किया और गन वो दोबारा अपनी जेब में रखकर उसे एक बार फिर थप्पड़ मारा। अब मुझ पर हमला करने की कोशिश की तो ये जो दो अहम शख्सियात तुम्हारी नज़रों के सामने मौजूद हैं, इनकी सांसें छीनने में एक सेकंड नहीं लगाऊंगा। अब की बार फारूक फ्रीज हो गया था, क्योंकि सिकंदर की धमकी में इतनी संजीदगी थी कि वो जो कह रहा था वो करके रहेगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे सिकंदर। फारूक ने ऊंची आवाज़ में कहते हुए उसकी गिरफ्त से निकलने की भरपूर कोशिश की। हदीद, आप कुछ कर क्यों नहीं रहे? मिसेस हदीद रोते हुए चिल्लाई। मैं करूंगा। तुमने मुझसे पंगा लेने की कोशिश की है। मुझे क्या समझा हुआ था कि सगी बहन को मार सकता हूं, तो अपने सगे भाई और सौतेली माँ को नहीं। मेरी बीवी और भांजी को तकलीफ देने वाला अगर मेरा अपना बाप भी होगा तो मैं उसको भी ख़त्म कर डालूंगा। गो कि उससे ये बात दिल से नहीं की थी। महज मकसद सिर्फ हदीद आलम को तकलीफ पहुंचाना था और वो उसमें कामयाब भी हो गया था। नहीं, तुम्हारा मसला सिर्फ मुझसे है। मेरे माँ बाप को बीच में मत लाओ। सिकंदर ने मुस्कुराकर उसकी गर्दन पे दबाव बढ़ाया। फारूक का चेहरा सफ़ेद हो गया। मिसेस हदीद आगे बढ़ने लगी तो फारूक ने चीख कर उनको करीब आने से मना किया। उसे डर था सिकंदर कुछ कर देगा। तो छोटे भाई, आप मेरी बीवी को बीच में क्यों लाए? अब लाए हैं तो हिसाब तो बराबर करना पड़ेगा। हाँ, एक शर्त है, अगर तुम मेरी बीवी से माफ़ी मांगोगे तो मैं छोड़ सकता हूँ। मेरी बहन को किडनैप करके तुमने अच्छा स्टंट क्रिएट किया है मिस्टर शेरदौद। महज सिर्फ मुझे झुकाना था और कुछ नहीं। ना मैंने तुम्हारी बीवी को हाथ लगाया है, ना मैं उससे मिला हूँ। बस मेरा काम था चंद हकीकतों से उसे आशना करवाना था, जो मैंने कर लिया। मेरा काम है हक और सच का साथ देना, और दूसरा लोगों को इंसाफ दिलाना, जो कि मैं अच्छी तरह से निभा रहा हूँ। आखिरी दम तक निभाऊंगा। सिकंदर ने उससे अपनी तरफ घुमाया। मेरी बीवी से तुम माफ़ी मांगोगे, और कौन सा इंसाफ, कैसा इंसाफ? पहले अपनी बहन पे तो तवज्जो दो। पता भी है क्या हाल हो गया है उसका, देखना चाहोगे? हमाद, बीबी को अंदर भेजो। उससे फारूक का गिरबान पकड़कर चिल्लाकर कहा। मिसेस हदीद ने रोते हुए दरवाजे की तरफ देखा। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, जबकि हदीद आलम बिल्कुल साकित हो गए जब उन्होंने थोड़ी ही मिनट में अंदर अनीका को आते हुए देखा। जब अनीका ने अंदर का मंजर और फिर अपने भाई फारूक को देखा तो उसका मुंह खुल गया। भाई, ये क्या? अनीका, मेरी बच्ची। मिसेस हदीद भागकर अनीका के पास आई और उसे अपने साथ लगाया, जबकि फारूक ने कॉलर जबरदस्ती छुड़वाया। देखा आपने डैड, मैंने कहा था कि इससे मेरी बहन को किडनैप किया है, लेकिन आपको तो यकीन नहीं था। अब देख लिया क्या हशर किया है। हदीद आलम ने उसकी बात पूरी सुनने से पहले आगे बढ़े और सिकंदर को जोरदार थप्पड़ मार दिया। बाबा! अनीका चीखी। सिकंदर के जबड़े भींच गए, मगर वो खामोश बिना रद्द-ए-अमल दिखाए खड़ा रहा। एक डीजा वो सी फीलिंग थी जो उससे बहुत महसूस हुई थी।
हदीद आलम ने फिर उसे मारा। बाबा नहीं, भैया ने कुछ। अनिका चीख के आगे बढ़ी कि मिसेस हदीद ने उसे रोका। वो एक बार फिर उसे मारने लगे कि सामने से आती रमशा को उनका थप्पड़ लग गया, क्योंकि वो सिकंदर के सामने आ गई थी। रे, सिकंदर ने देखा कि थप्पड़ उसकी बजाय एक लड़की को लगा है, और वो लड़की और कोई नहीं उसकी रगे जान थी। तो वह हैरत से चिल्लाया। शौक तो हदीद आलम के साथ बाकी सब अफराद भी हो गए थे, क्योंकि रमशा अपने चेहरे को पकड़े आंखें जोर से बंद करके बोली, इट्स ओके, आई एम फाइन। सिकंदर ने उसे अपनी तरफ तेजी से किया। रमशा ने डर कर उसे देखा, जिससे हाथ हटाकर उसके गाल को देखा। सुर्ख गाल पे सिकंदर के होंठ भींच गए और आंखों में शोले से भड़क उठे। रमशा ने उसका बाजू सख्ती से पकड़ा। वो समझ गई वो अब क्या करेगा। नो सिकंदर, मैं बीच में। हाउ डेयर यू। वो बिना सोचे समझे हदीद आलम को देखकर दाढ़ बढ़ा। उसकी दाढ़ में ऐसी दहशत थी कि एक मिनट के लिए तो फारूक और मिसेस हदीद भी कांप उठे। वो अलग बात है कि फारूक ने जाहिर नहीं किया था। सिकंदर नहीं। रमशा ने उसे अपनी तरफ करके समझाना चाहा कि सिकंदर ने उसका बाजू हल्के से झटका। आपकी हिम्मत कैसे हुई इस पे हाथ उठाने की? ये मेरी माँ और बहन नहीं है जिस पे जब दिल करे आप हाथ उठाएं। ये बीवी है सिकंदर भा की, बीवी, और इसको छूने वाले के मैं हाथ काट देता हूँ, पता है आपको? वो जैसे पागल हो गया था। उससे होश ही नहीं रहा था कि वो इस वक्त किससे मुखातिब है। रमशा ने तेजी से उसकी राह में आई। जब सिकंदर आगे बढ़ा, हदीद आलम बिल्कुल खामोश खड़े उस लड़की को देख रहे थे जो उनकी बेटी की बीवी थी। पता नहीं, ये लड़की बड़ी जानी पहचानी सी लग रही थी। फारूक अलर्ट हो गया और हदीद आलम के सामने आ गया। अगर तुमने मेरे बाप को जरा सा भी कुछ कहा सिकंदर, मैं सारे लिहाज भूल जाऊंगा। और मैं सारे लिहाज, सारे रिश्ते ऑलरेडी भूल चुका हूँ। आज तो तुम्हारी। रमशा ने जल्दी से सिकंदर के मुंह पे हाथ और दूसरे हाथ से उसकी कमर पकड़ी। एनफ सिकंदर। उस बेचारी को चीखना पड़ा। सिकंदर दिव्यीस को संभालना मुश्किल हो गया था। अंकल को नहीं पता था मैं सामने आई, मेरी गलती थी। सिकंदर ने उसका हाथ अपने होंठों से हटाया। वो क्या अंधे हैं, उन्हें दिखाई नहीं दिया? मेरा और अपने कद का फर्क देख रही हूँ। डोंट डिफेंड हिम रे। और आप इससे माफ़ी मांगे, वरना मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे बाप हैं। नहीं, क- कोई माफी नहीं मांगेगा। और तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी सुनूंगा? सिकंदर तलही से मुस्कुराया और उसका बाजू हटाया। अभी तक उसके दबे हुए गाल को देख रहा था और उसका गुस्सा मजीद बढ़ता जा रहा था। आई एम सॉरी बेटी, मैंने देखा नहीं। उन्हें समझ नहीं आई कि वो क्या कहते। वाकई उन्होंने गलत किया था। डैड, आप माफ़ी। मगर रमशा ने फारूक की बात काटी। अंकल, माफ़ी आपको मुझसे नहीं, आपको सिकंदर से मांगनी चाहिए, क्योंकि सिकंदर ने अनिका की ज़िंदगी तबाह नहीं की, बल्कि उसकी ज़िंदगी बड़े अजाब से बचाई है। आज तो झटके पे झटके लग रहे थे। अनिका ने दुख से अपनी आंखें बंद कर दी। बहुत से आंसू उसके गालों को भिगोने लगे। वो सिकंदर को डिफेंड नहीं कर सकी। सिकंदर ने उसके लिए इतना कुछ किया है और वो उसके लिए अपनी जुबान भी ना खोल सकी। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मिसेस हदीद ने तेजी से कहा। सिकंदर तो बस इस वक्त से फ्रीज हो गया था जब रमशा ने उसका दिफा किया था। मतलब ये कि सिकंदर ने इस घर की इज्जत बचाई है, आपकी बेटी अनिका की जिंदगी बचाई है, और आप उन पे शक कर रहे हैं। उन पे माना कि लाहौर के सबसे बड़े गुंडे हैं, बुरे हैं, जालिम हैं, मगर एक बात इनको सबसे मोतबर बनाती है कि ही इज एन एंजल। हर लड़की के लिए ये आदमी एक मसीहा साबित हुआ है। अनीका, आप चुप क्यों हैं? बताएं ना सबको कि सिचुएशन में दाऊद ने आपकी जान बचाई। सिकंदर को तो झटके पे झटके लग रहे थे। ये सारी बातें उसे कैसे पता चली? अनान का बच्चा ही होगा ज़रूर। रे, चलो यहाँ से। सिकंदर गुस्से से उसका बाजू पकड़े उसे यहाँ से लेकर जाने लगा कि रमशा ने जोर से सर नफ़े में हिलाकर कहा, नहीं, मुझे कहना है, आप तो अपनी अच्छाई कभी किसी को नहीं बताएंगे। ये काम मैं कर देती हूँ। बाबा भाभी ठीक कह रही हैं, भैया ने कुछ भी नहीं किया, उल्टा उन्होंने मेरी जान बचाई। ये उस वक्त जेल में थे जब पुलिस वाले मुझे घसीट कर स्टेशन लाए। या अल्लाह। मिसेस हदीद ने दिल पे हाथ रखा और दीद आलम कुर्सी पे बैठ गए। उनकी सारी हिम्मत जवाब दे गई थी, जबकि सिकंदर साकित अपनी बहन को सुनता रहा। मैं घर से हरगिज़ भागी नहीं थी।
वो आगे से कहना चाहती थी मगर वो एक बार फिर से रो पड़ी। सिकंदर ने लब दबाकर कहा, तुम कुछ नहीं बोलोगी अनिका, इट्स ओके। किसी को वजाहत देने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो बता दो, वरना चलो मेरे साथ, वो भी तुम्हारा घर है। सिकंदर की बात पे फारूक को तब चढ़ी। बताओ अनिका, और तुम अपना मशवरा अपने पास रखो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। सिकंदर अपनी जेब से गन निकालने लगा था कि रमशा ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। एक खामोश इल्तिजा थी कि उसकी खातिर चुप रहे। भैया आप जाएं प्लीज़। भाभी आप इन्हें यहाँ से लेकर जाएं, मैं संभाल लूँगी। उससे रमशा की आंखों में देखते हुए कहा कि प्लीज़ सिकंदर को यहाँ से लेकर जाएं। रमशा समझ गई। नो, मैं यहाँ से हरगिज़ नहीं जाऊँगा। सिकंदर ने सख्ती से कहकर हाथ उठा लिए। आपको चलना होगा मेरे साथ, चलें सिकंदर। ये क्या हो रहा है, कोई मुझे बताएगा? फारूक ने अनीका को देखकर तेजी से कहा। बच्चों की बातें नहीं, बराए मेहरबानी अपना मुंह बंद रखें आप। सिकंदर ने दांत पीसते हुए कहा। रिवॉल्वर पे उसका एक बार फिर हाथ किया था लेकिन रमशा ने उसके हाथ बढ़ने नहीं दिए थे। सिकंदर अगर आप मेरे साथ ना चलें, कसम है मेरी कि मैं अपना सर फाड़ दूंगी, तब आराम आएगा। वो इतनी बेबसी और गुस्से से बोली थी कि सिकंदर को उसकी बात मानना पड़ी। ऑलरेडी वो कितनी तकलीफ में थी, मज़ीद तकलीफ नहीं देना चाहता था। इस सीन से थप्पड़ इतना जोर से रमशा को लगा नहीं था जितना भा ने महसूस कर लिया था। कोई इसको किसी बात पर भी हाथ नहीं लगाएगा, मैं वार्न कर रहा हूँ। और निका, घर के बाहर हमाद खड़ा है, तुम जब चाहो अपने घर आ सकती हो। अनीका ने तशक्कुर से सिकंदर को देखा और भराई आवाज़ में कहा, थैंक यू भैया।